वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हमारे पास गीक्स फॉर गीक्स का एक आर्टिकल है जो जावा में फैक्ट्री मेथड डिजाइन पैटर्न को समझाता है। अब डिजाइन पैटर्न सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत भारी भरकम एकेडमिक टॉपिक है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हम सब ने वो कोड देखा है जहां एक लंबा चौड़ा इफ एल्स या स्विच स्टेटमेंट होता है। अगर यूजर ने पीडीएफ चुना तो ये ऑब्जेक्ट बनाओ, अगर सीएसवी चुना तो वो ऑब्जेक्ट बनाओ। और बिजनेस के साथ ये लिस्ट लंबी होती जाती है, एक्सेल, वर्ड, जेसन। बिल्कुल। जल्द ही वो सिंपल सा फंक्शन एक मॉन्स्टर बन जाता है जिसे मेंटेन करना एक सिरदर्द। एग्जैक्टली वो एक क्लासिक कोड स्मेल है, एक निशानी कि आपके कोड डिजाइन में कुछ गड़बड़ है। आज हम जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं, द फैक्ट्री मेथड, वो इसी केओस को मैनेज करने का एक बहुत ही एलिगेंट तरीका है। ये उस मॉन्स्टर फंक्शन का इलाज है। तो आज का हमारा प्लान इस इलाज को समझना है। ये फैक्ट्री मेथड आखिर है क्या भला, ये काम कैसे करता है, और क्या ये हर मर्ज की दवा है या इसके अपने साइड इफेक्ट्स भी है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल कहता है कि ये एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है। इसका क्या मतलब है? क्रिएशनल पैटर्न्स का सीधा साधा मतलब है ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया से जुड़े पैटर्न्स। ओके। इनका फोकस इस बात पर होता है कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट, कंपोज और रिप्रेजेंट किया जाए। लेकिन फैक्ट्री मेथड का अंदाज थोड़ा अलग है। अच्छा। इसका कोर आइडिया है, ऑब्जेक्ट बनाने का काम खुद मत करो, अपनी सब क्लासेस पर छोड़ दो। अच्छा, मतलब डेलीगेशन। बिल्कुल। इमेजिन कीजिए आप एक लॉजिस्टिक्स कंपनी चलाते हैं। हाँ। आपका काम है पैकेज डिलीवर करना। ठीक है। तो अब वो पैकेज ट्रक से जाएगा, जहाज से जाएगा या प्लेन से, ये फैसला आप नहीं लेते। आप बस डिलीवरी डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि पैकेज डिलीवर करो। अब ग्राउंड डिलीवरी डिपार्टमेंट एक ट्रक का ऑब्जेक्ट बनाता है, सी फ्रेट डिपार्टमेंट एक शिप का, और एयर कार्गो डिपार्टमेंट एक प्लेन का। राइट। मैं क्लास यानी आपको बस ये पता है कि उसे एक ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, पर कौन सा, ये फैसला स्पेशलाइज सब क्लासेस करती हैं। ये एनालॉजी तो एकदम परफेक्ट है। क्लाइंट को बस डिलीवरी चाहिए, उसे डिलीवरी वैन के मॉडल नंबर या पायलट के नाम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इससे क्लाइंट का कोड बहुत क्लीन रहता होगा। एग्जैक्टली। और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक क्लाइंट से पूरी तरह छिप जाता है। आपका कोड ज्यादा फ्लेक्सिबल, मैनेजेबल और फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। फ्यूचर प्रूफ, ये एक बड़ा शब्द है। तो एक डेवलपर को कैसे पता चलेगा कि हाँ, यहाँ मुझे फैक्ट्री मेथड की जरूरत है? वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं कोड में जिन्हें देखकर ये पैटर्न दिमाग में आना चाहिए? सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो वही है जिसकी हमने शुरू में बात की, एक बड़ा सा कंडीशनल ब्लॉक जो ऑब्जेक्ट टाइप के आधार पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाता है। वो इफ एल्स वाला मॉन्स्टर। हाँ, जब भी आप खुद को इफ टाइप इक्वल्स टू ए रिटर्न न्यू ए, एल्स इफ टाइप इक्वल्स टू बी रिटर्न न्यू बी लिखते हुए पाएं तो समझिए ये एक सिग्नल है। मतलब जब भी कोड को पहले से पक्के तौर पे ये ना पता हो कि उसे कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, तब ये पैटर्न काम आता है। हाँ, ये पहला और सबसे कॉमन सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो तब आता है जब आप एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी बना रहे हो। अच्छा। आप एक जनरल ब्लूप्रिंट, मतलब एक इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास देते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो लोग आपकी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करेंगे वो ये तय करें कि असल में कौन से ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। समझी। आप उन्हें एक स्ट्रक्चर देते हैं और इम्प्लीमेंटेशन की आज़ादी भी। ये तो इनहेरिटेंस का बहुत पावरफुल यूज हुआ। पेरेंट क्लास एक कॉन्ट्रैक्ट सेट कर रही है और चाइल्ड क्लासेस उसे अपनी जरूरत के हिसाब से फिल कर रही हैं। बिल्कुल। और तीसरा सिनेरियो थोड़ा न्यूआंस्ड है। कभी-कभी एक क्लास की कई हेल्पर सब क्लासेस होती हैं। फैक्ट्री मेथड का इस्तेमाल करके आप ये तय कर सकते हैं कि कौन सी हेल्पर सब क्लास को कब इस्तेमाल करना है, और इस लॉजिक को एक ही जगह पर कंटेन कर सकते हैं। अच्छा, तो इन्फॉर्मेशन फैलती नहीं है। सही। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। कल को अगर ग्रोसरीज के साथ फर्नीचर कैटेगरी भी जोड़नी हो तो आपको मौजूदा पेमेंट गेटवे या शिपिंग कोड को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह। बस एक फर्नीचर फैक्ट्री और एक फर्नीचर प्रोडक्ट क्लास बनाइए एंड यू गुड टू गो। ओके, आई गेट द व्हाई नाउ। ये कोड को फ्यूचर चेंजेस के लिए तैयार करने का एक तरीका है, लेकिन मैं अभी भी इसे अपने दिमाग में पिक्चर नहीं कर पा रही हूँ। ये जो फैक्ट्री है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? ये प्रोडक्ट, क्रिएटर, ये सब असल में हैं क्या? चलिए इसे ई कॉमर्स वाले उदाहरण से ही समझते हैं, जैसे लेगो ब्लॉक्स जोड़ रहे हो। ओके। सबसे पहला और सबसे जरूरी ब्लॉक है प्रोडक्ट। ये एक इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक ब्लूप्रिंट। ठीक है। ये कहता है कि जो भी प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म पर बिकेगा
उसमें गेट प्राइस, डिस्प्ले इमेज और गेट शिपिंग वेट जैसे मेथड्स होंगे ही होंगे। अच्छा, ये नहीं बताता कि प्राइस क्या होगा या इमेज कौन सी होगी, बस ये कि ये फंक्शनैलिटीज होंगी। ठीक है। तो प्रोडक्ट एक नियम की किताब है और असल प्रोडक्ट्स। वो हैं हमारे दूसरे लेगो ब्लॉक, कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स। ये वो असल क्लासेस हैं जो प्रोडक्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं। जैसे लैपटॉप प्रोडक्ट, टी शर्ट प्रोडक्ट, बुक प्रोडक्ट। हर क्लास इन मेथड्स को अपने तरीके से इंप्लीमेंट करेगी। लैपटॉप का प्राइस अलग होगा, टी शर्ट का शिपिंग वेट अलग होगा। गॉट इट। प्रोडक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स आर द रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशंस। अब आते हैं असली खिलाड़ी पर, द क्रिएटर। इसका क्या रोल है? क्रिएटर क्लास ही वो मेन फैक्ट्री है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्रिएटर क्लास में एक मेथड होता है, मान लीजिए क्रिएट प्रोडक्ट। इस मेथड को ही फैक्ट्री मेथड कहते हैं। पर मजेदार बात यह है कि क्रिएटर को खुद नहीं पता कि ये मेथड असल में कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। क्या? वो ये जिम्मेदारी अपनी सब क्लासेस पर डाल देता है। वेट, तो ये फैसला कौन लेता है? अगर क्रिएटर को ही नहीं पता तो फिर प्रोडक्ट बनेगा कैसे? ये फैसला लेते हैं हमारे आखिरी लेगो ब्लॉक, कॉन्क्रीट क्रिएटर्स। ये क्रिएटर की सब क्लासेस हैं। अच्छा, हर कॉन्क्रीट क्रिएटर फैक्ट्री मेथड को इम्प्लीमेंट करके ये बताता है कि उसे कौन सा कॉन्क्रीट प्रोडक्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री का क्रिएट प्रोडक्ट मेथड हमेशा एक लैपटॉप प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और अपैरल फैक्ट्री? उसका क्रिएट प्रोडक्ट मेथड हमेशा एक टी शर्ट प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। हाँ, अब जाके पूरी पिक्चर क्लियर हुई। तो क्लाइंट कोड सीधे न्यू लैपटॉप प्रोडक्ट कॉल नहीं करता, नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री से कहता है मुझे एक प्रोडक्ट दो, और फैक्ट्री उसे एक लैपटॉप दे देती है। क्लाइंट को प्रोडक्ट के एक्चुअल क्लास नेम से कोई मतलब ही नहीं है। प्रिसाइसली, ये डीकपलिंग है। क्लाइंट बस प्रोडक्ट इंटरफेस को जानता है, लैपटॉप प्रोडक्ट या टी शर्ट प्रोडक्ट को नहीं। आर्टिकल में इसे इंप्लीमेंट करने के 2 तरीके बताए गए हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इस्तेमाल करके और इंटरफेस का इस्तेमाल करके। असल में एंड गोल तो वही है। तो चुनाव किस पर डिपेंड करता है? चुनाव अक्सर टीम की कोडिंग फिलॉसफी पर डिपेंड करता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासें आपको कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी देने का ऑप्शन देती हैं, जबकि इंटरफेसेस प्योर एब्स्ट्रैक्शन को एनफोर्स करते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, स्पेशली फॉर लार्ज सिस्टम्स। पर क्या ये सिर्फ थ्योरी की बात है या सच में बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्शन कोड में से इस्तेमाल करती हैं? ओह एब्सोल्युटली, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सबसे फाउंडेशनल पैटर्न्स में से एक है। आप और हम इसे हर रोज यूज करते हैं, बस हमें पता नहीं चलता। सच में? हाँ, सोर्स में कुछ बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि? सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अच्छा, हाँ। जब आप अपने कोड में डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो आप ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन कॉल करते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये कैसे तय होता है कि MySQL का ड्राइवर ऑब्जेक्ट बनाना है या ओरेकल का या पोस्टग्रेस का? That's a good question. I just provide a connection string. Exactly. और उस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर ही अ फैक्ट्री इज एट वर्क। वो स्ट्रिंग को पार्स करके डिसाइड करता है कि कौन से डेटाबेस ड्राइवर की फैक्ट्री को कॉल करना है। तो मेरा कोड? आपका कोड डेटाबेस वेंडर से पूरी तरह डीकपल्ड रहता है। यह फैक्ट्री एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह काम करती है। वाओ! आपका कोड एक कॉमन लैंग्वेज में बात करता है और फैक्ट्री उसे स्पेसिफिक डेटाबेस के लिए ट्रांसलेट कर देती है। Okay, that's a huge insight. It's not just about creating objects, it's about creating an abstraction boundary. मैंने JDBC इतनी बार यूज किया and never thought of it that way. एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है UI टूलकिट्स, जैसे जावा में स्विंग या जावा FX। Right. आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन विंडोज पर विंडोज जैसी दिखे और मैक पर मैक जैसी। हाँ, the native look and feel. राइट। तो इसके पीछे भी फैक्ट्री पैटर्न का हाथ हो सकता है। एक UI फैक्ट्री इंटरफेस होगा और फिर विंडोज UI फैक्ट्री और मैक OS UI फैक्ट्री होंगे। जब आपको एक बटन बनाना होगा तो आप UIFactory.create बटन कॉल करेंगे। अगर कोड विंडोज पर चल रहा है तो आपको विंडोज स्टाइल बटन मिलेगा और मैक पर मैक स्टाइल बटन। और मेन एप्लीकेशन कोड को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक लाइन भी नहीं। थीमिंग का पूरा कॉन्सेप्ट इसी प्रिंसिपल पर टिका है। ये तो कमाल है। मतलब रीब्रांडिंग या रीस्किनिंग एन ऐप कितना आसान हो जाता है इस अप्रोच से। निश्चित रूप से। और लिस्ट लंबी है। स्प्रिंग जैसा पावरफुल फ्रेमवर्क बीन्स मैनेज करने के लिए फैक्ट्री पैटर्न्स का भरपूर इस्तेमाल करता है। अच्छा। Log4j जैसे लॉगिंग फ्रेमवर्क्स अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए लॉगर्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पैटर्न हर जगह है। ये लूज कपलिंग और हाई कोहेजन जैसे फंडामेंटल डिजाइन प्रिंसिपल्स की रीड है। ओके, आई एम सोल्ड ऑन द बेनिफिट्स। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्यूचर प्रूफिंग में मदद करता है, कोड को क्लीन रखता है। तो फिर व्हाई नॉट यूज इट एवरीवेयर? हर ऑब्जेक्ट एक फैक्ट्री से ही क्यों ना बनाया जाए?
इसके नुकसान क्या हैं? कोई भी सोल्यूशन परफेक्ट नहीं होता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यही वो ट्रैप है जिसमें कई बार यंग डेवलपर्स फंस जाते हैं। हर पैटर्न एक टूल है और हर टूल हर काम के लिए नहीं होता। सही बात है। फैक्ट्री मेथड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसकी अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ से ही आता है। अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन से नुकसान कैसे हो सकता है? बिकॉज अब्स्ट्रैक्शन एड्स कम्प्लेक्सिटी। एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जहां बस न्यू माय ऑब्जेक्ट लिख सकते थे, अब आपको बहुत कुछ बनाना पड़ेगा। हाँ, एक प्रोडक्ट इंटरफेस, एक क्रिएटर इंटरफेस, एक कॉन्क्रीट प्रोडक्ट क्लास और एक कॉन्क्रीट क्रिएटर क्लास बनानी पड़ेगी। 4 फाइल्स जस्ट फॉर वन ऑब्जेक्ट। बाप रे। ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है मतलब ये ओवरकिल हो सकता है। ह्यूजली। मैंने एक बार एक जूनियर डेवलपर को एक सिंपल यूजर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पैटर्न यूज करते देखा था। उनके पास यूजर इंटरफेस, स्टैंडर्ड यूजर क्लास, यूजर फैक्ट्री इंटरफेस और स्टैंडर्ड यूजर फैक्ट्री क्लास थी। इट वाज लाइक यूजिंग अ स्लेजहैमर टू क्रैक अ नट। अगर आपको पता है कि आपको हमेशा एक ही तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है और भविष्य में इसमें बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है, तो अ सिंपल न्यू कीवर्ड इज योर बेस्ट फ्रेंड। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। ये जानना कि पैटर्न कब नहीं इस्तेमाल करना है उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो कॉम्प्लेक्सिटी एक बड़ा ड्रॉबैक है। और कोई? दूसरा पॉइंट है कपलिंग का, जो थोड़ा सटल है। ये क्लाइंट को कॉन्क्रीट प्रोडक्ट से तो डीकपल कर देता है, लेकिन कॉन्क्रीट क्रिएटर और कॉन्क्रीट प्रोडक्ट के बीच एक टाइट कपलिंग बनी रहती है। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री हमेशा लैपटॉप प्रोडक्ट से ही जुड़ी रहेगी। आप इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री से टी-शर्ट प्रोडक्ट नहीं बनवा सकते। हाँ, ओके। बट वेट अ मिनट, मुझे एक और सवाल आ रहा है। आपने कहा कि क्लाइंट को लैपटॉप प्रोडक्ट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, सही। लेकिन उसे इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के बारे में तो जानने की जरूरत है, राइट? उसे ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी फैक्ट्री कॉल करनी है। तो क्या हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या बस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं? डिपेंडेंसी प्रोडक्ट से हटकर फैक्ट्री पर आ गई। That is an excellent question. And it touches upon a fundamental trade-off in software design. आप absolutely right हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम में किसी न किसी कंपोनेंट को तो ये फाइनल डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि कौन सी कंक्रीट फैक्ट्री इंस्टेंशिएट करनी है। द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। लेकिन हमने फिर भी बहुत कुछ हासिल किया है। क्या? व्हाट्स द रियल विन देन? द विन इज द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। क्लाइंट का कंसर्न है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का प्रोडक्ट चाहिए। ओके। उसका कंसर्न ये नहीं है कि मुझे एक 15 इंच M3 चिप वाला 16 GB रैम का लैपटॉप चाहिए। वो स्पेसिफिक डिटेल्स फैक्ट्री के अंदर हिडन है। अच्छा। क्लाइंट बस एक हाई लेवल रिक्वेस्ट करता है। इससे क्लाइंट कोड बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है। कल को अगर आप लैपटॉप प्रोडक्ट को बदलकर टैबलेट प्रोडक्ट कर दें, तो जब तक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री उसे हैंडल कर रही है, क्लाइंट कोड को पता भी नहीं चलेगा। समझी। डिपेंडेंसी को एक स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन से हटाकर एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पर ले जाना ही असली जीत है। Right. So it's about raising the level of conversation. The client speaks in general terms and the factory handles the specifics. समझ गया। एग्जैक्टली। और सोर्स में एक और छोटा पॉइंट है परफॉर्मेंस का। क्योंकि इसमें डायनामिक बाइंडिंग होती है, तो परफॉर्मेंस पर एक थियोरेटिकल बहुत माइनर ओवरहेड हो सकता है। लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है। हाँ, आज के मॉडर्न सिस्टम्स और JIT कंपाइलर्स के साथ ये ओवरहेड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है और प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इसे इग्नोर किया जा सकता है। तो आज हमने फैक्ट्री मेथड डिजाइन पैटर्न को गहराई से समझा। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर को फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल और स्केलेबल बनाने की एक फिलॉसफी है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि क्या बनाना है को इस बात से अलग करना कितना जरूरी है कि उसे कौन बनाएगा। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिसे आपने पहले उठाया था। अगर क्लाइंट को कॉन्क्रीट फैक्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, तो वो जानकारी क्लाइंट के पास आ कहां से रही है? आखिरी फैसला लेने की जिम्मेदारी आखिर कहां होनी चाहिए? क्या क्लाइंट को हार्ड कोड करना चाहिए कि उसे इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री चाहिए, या ये इन्फॉर्मेशन किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से आनी चाहिए? राइट। या शायद कोई और स्मार्ट मैकेनिज्म होना चाहिए जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही फैक्ट्री चुने? एब्सोल्यूट डीकपलिंग। और एक सिस्टम की प्रैक्टिकल जरूरत के बीच ये संतुलन बनाना ही सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का असली चैलेंज है। Thank you for watching The Funnel Effect.